नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर मैं कृष्ण शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ हमारी श्रृंखला में एक नई कड़ी, नई एपिसोड लेके। आज की बात शुरू करने से पहले मुझे पुरानी फिल्में याद आती है। पुरानी फिल्म में जब भी कोई पात्र, कोई कैरेक्टर आपसे अपनी बात मनवाना चाहता था, आपको प्रभावित करना चाहता था, तो अक्सर ये डायलॉग बोलता था, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मेरी बात मान लीजिए। तो भगवान का वास्ता दे के अपनी बात कही जाती थी। तो मैं भी सोचता हूँ कि आज वही बात आपसे कहूँ। आप मेरी पूरी श्रृंखला को देखें न देखें, पूरी श्रृंखला की कोई बात पे विचार करें न करें, किसी तथ्य को आप सही माने न माने, आप अपने निवेश में उन बातों को समायोजित करें, इस्तेमाल करें न करें, वो आपकी इच्छा है, आपकी ज़रूरत है और आपकी आज़ादी है। किंतु आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ, भगवान के लिए इस बात को ज़रूर सुनिएगा। इसलिए मुझे पुरानी फिल्में याद आ रही थी। मैं आज मुखातिब हूँ अपने देश के युवा दोस्तों से। मुझे मालूम है युवा मेरा प्रोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरे पास तो आंकड़े हैं। मेरे पास कभी कभी कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं, मेरी रील्स फेसबुक पे मैंने देखी हैं, सोशल मीडिया पे मैंने देखी है, जिसमें 18 से 24 वर्ष की उम्र के अवस्था में किसी भी व्यक्ति ने वो रील, वो वीडियो, वो पोस्ट नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है। अमूमन जो मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं, निवेश के बारे में जो जानना समझना चाहते हैं, उनकी उम्र ज़्यादातर लोगों की 35 से 45 वर्ष के बीच में है। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति से, जिसके पास 30 साल का अनुभव है, अगर कोई एक बात आप सीख सकते हैं तो सिर्फ एक है, निवेश के बारे में 35 साल के बाद में चिंता न करें। जो व्यक्ति 25 साल की में निवेश की चिंता करता है ना, उसको 35 साल के बाद में बचत और निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। निवेश में जो सबसे बड़ा शब्द है ना दोस्तों, वो कंपाउंडिंग है। मैं आज कंपाउंडिंग की बात करने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ। मैं आपके सामने आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती लेके आया हूँ। ये इतनी बड़ी चुनौती है जिसका समाधान आप ही को ढूंढना है। दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, आपके माता पिता भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने इस समस्या को सहा नहीं है, इस चुनौती को देखा नहीं है। आपके माता पिता के सामने ये चुनौती नहीं थी, आपके दादा दादी के सामने ये चुनौती नहीं थी। दोस्तों, ये चुनौती क्या है? ये चुनौती है वृद्धावस्था के लिए पूंजी का प्रयोजन करना, जिसे आप रिटायरमेंट कहते हैं। दुर्भाग्य, ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट शब्द तो जानते हैं, पर उसके बारे में कुछ भी तैयारी नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, होमो सेपियंस को दुनिया में आए 2 लाख साल हो गए। हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास हम 5,000 सालों से जानते हैं। अब जानते हैं 2 लाख सालों में हमारे पारिवारिक ताना बाना कैसा था। हमारे परिवार में बच्चे ज़्यादा होते थे, वृद्ध कम होते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बीमारियां बहुत होती थी, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी, हम जंगलों में रहते थे, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं बहुत हुआ करती थी, जानवरों से सामना हुआ करता था, हमारी उम्र लंबी नहीं हुआ करती थी, समाज में वृद्ध लोग बहुत कम होते थे, जन्म दर ज़्यादा होती थी। तो सदैव मानव के इतिहास में, मानव के समाज में, मानव के परिवार में बच्चे ज़्यादा रहे हैं, वृद्ध कम रहे हैं। 2014 के बाद दुनिया में पहली बार एक घटना घटी है जो पहले कभी नहीं घटी थी। आप जानते हैं वो क्या है? इस वक्त दुनिया में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे कम हैं। हमारे जीवन में ये पहली बार हुआ है। इसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों चुनौती है, यही विस्तार से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ये बड़ी मज़ेदार बात है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जिसमें समाज का भला होता हो, वह चीज़ भी व्यक्ति के सामने चुनौती खड़ी करता है। चाणक्य ने इसके लिए एक बात कही थी कि परिवार की अगर ज़रूरत हो तो व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, ग्राम को अगर ज़रूरत हो तो परिवार का त्याग करना चाहिए, राज्य को अगर ज़रूरत हो तो ग्राम का त्याग करना चाहिए, और देश को अगर ज़रूरत हो तो राज्य का त्याग करना चाहिए। मतलब क्या है? जो जितनी बड़ी संख्या में जो चीज़ हितकारी होती है उसको अपनाना चाहिए। पर कभी कभी जीवन में अजीब सा होता है, जो समाज को फायदा पहुंचाता है किसी व्यक्ति विशेष के सामने चुनौती खड़ी कर सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, कुछ ऐसा ही दुनिया में हो रहा है।
बच्चों की जन्म दर कम होने से आबादी की गति थोड़ी धीमी हुई है। आबादी बढ़ने की गति मंथर हो गई है। जापान, चीन और यूरोप के बहुत से देशों में तो आबादी घटने लगी है। इससे हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी को फायदा हो रहा हो, पर आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो सकता है। और वर्तमान पीढ़ी में भी समाज को लाभ हो रहा है, पर व्यक्ति विशेष के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। और वही चुनौती की मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, दुनिया में बच्चे कम हैं, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब वृद्ध होगा तो उसके साथ में बच्चे नहीं होंगे, आप अकेले ही होंगे। जितने भी युवा दोस्त मेरे साथ इस वीडियो में मुखातिब हैं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, और वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेले होंगे। लोनलीनेस विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज। पर वो तो एक मानसिक चैलेंज है। मैं एक आर्थिक चैलेंज की बात कर रहा हूँ। हम रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले कभी की नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट इतना दूर है कि उसका खौफ नज़र नहीं आता है। और एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि रिटायरमेंट की तरफ हम जागरूक नहीं हैं। सरकारें इस तरफ जागरूक हो रही हैं, पर अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो जीवन के अंतिम पड़ाव में आपका मदद करने वाला कोई नहीं होगा। क्रिकेट की दुनिया का अगर मैं उदाहरण इस्तेमाल करूं तो आपके जीवन की दो इनिंग्स हैं। वो इनिंग्स जब आप काम करते हैं, वो इनिंग्स जब आप काम नहीं करते हैं। अगर आप पहली इनिंग्स जम के खेलते हैं तो दूसरी इनिंग में मौज करते हैं। अपोजिट पार्टी फॉलो ऑन आप दे सकते हैं और आनंद के साथ दूसरी इनिंग्स में खेलते हैं। पर अगर आप पहली इनिंग्स में लड़खड़ा गए तो दूसरी इनिंग के अंदर सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, यही वो बात है जो कि मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मेरे परिवार से अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार के साथ में क्या हुआ। आंकड़ों के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंकड़ों में दुनिया में क्या हो रहा है। इसके लिए मैं स्लाइड का इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा सा वीडियो के बातचीत करने के अपने अंदाज को थोड़ा परिवर्तित करूंगा और फिर मैं आपको चुनौतियों की तरफ विस्तार से लेके जाऊंगा। तो आइए स्लाइड्स और पीपीटी के ज़रिए हम इस चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मेरे युवा दोस्तों, हम लोग चुनौती की बात कर रहे थे। वो चुनौती जिसका सामना आप कर रहे हैं, ये 3 आयामों पे ये चुनौती है, जिसके अंदर एक इकोनॉमिक आधार है, एक डेमोग्राफिक आधार है और एक सोशियोलॉजिकल आधार है। और तीनों ही हम बात करेंगे और विस्तार के साथ बात करेंगे। पहले हम इकोनॉमिक बात करते हैं। एक अजीब सा अनुभव दुनिया में देखा गया है और जो अनुभव है इसके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता, काट्य है, इसके खिलाफ कोई तर्क भी नहीं दिया जा सकता है। मैं यहाँ पर ये बहस नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये बहस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो जो पहली चुनौती मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। और ये वास्तविकता है दोस्तों, इसका सामना करना ही होगा। ध्यान से देखिए, ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की है, ये मैं फेडरल रिजर्व से लेके आया हूँ। अमेरिकन फेडरल रिजर्व की तस्वीर है जो क्या कहती है, ये किसी भी राष्ट्र में उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है और उस राष्ट्र का जो जन्म दर है, फर्टिलिटी रेट है, उसके बीच में परस्पर संबंध को बताती है। हमारा इकोनॉमिक अनुभव ये कहता है, और ये हर देश में हुआ है, ऐसा नहीं किसी एक देश में हुआ है। कुछ लोग ये बहस कर सकते हैं कि शायद ये शैक्षिक बात है, इसका शिक्षा से प्रभाव है, लेकिन शिक्षा का यहाँ प्रभाव कम है, यहाँ आर्थिक प्रभाव है। वो क्या है? आप सोच रहे होंगे मैं पहेलियाँ बूझ रहा हूँ। वो क्या है दोस्तों? वो ये है, किसी भी राष्ट्र में जैसे जैसे उसकी आर्थिक प्रगति होती है, जैसे जैसे उस राष्ट्र के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, देखा ये गया है कि वहाँ उस समाज में जन्म दर कम होती चली जाती है। हिंदुस्तान में भी देखिए, आप अपने शहर में देखिए। हिंदुस्तान में तो और भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पर बहुलतया में आपको वर्ग मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, समुदाय मिलते हैं, भाषाएं मिलती हैं, धर्म मिलते हैं, विभिन्न क्षेत्र मिलते हैं। जितनी विविधता हिंदुस्तान में आपको नज़र आती है, कहीं पर भी नज़र दुनिया में नहीं आ सकती है। आप आसानी से अपने शहर को विभिन्न समुदायों में बांट सकते हो। आपके शहर में आपके शहर के सबसे धनी समुदाय को चुनिए और अपने शहर के सबसे निर्धन समुदाय को चुनिए। आप एक बात ज़रूर देखेंगे, जो समुदाय, जो वर्ग, जो वर्ण जितना धनी है, वहाँ उस परिवार में उतने कम बच्चे होंगे, और जो परिवार जितना निर्धन है, उस परिवार में उतना ज़्यादा बच्चे होंगे।
ये दुनिया भर में हुआ है, हर राष्ट्र में हुआ है। ऐसा क्यों होता है? इसका आर्थिक कारण क्या है? इसका आर्थिक कारण है कि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उसी को करते रहेंगे जब तक कि उसमें बदलाव लाने पर आपको लाभ ना हो। क्या मतलब हुआ? मैं किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, किसी दुकान में नौकरी करता हूँ और मुझे 10,000 रुपये पगार मिलती है। मैं ये काम करता रहूँगा जब तक कि मुझे दूसरा काम नहीं मिले जिसमें मेरी पगार 10,000 से ज़्यादा हो। अब कोई व्यक्ति अगर मुझे काम करने के लिए अपने पास बुलाना चाहता है तो उसको मुझे 11, 12, 15,000 रुपया देना होगा, तभी मैं ये काम छोड़ के उसके पास जाऊँगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि दो परिवार हैं, पड़ोसी हैं, और दोनों ने ही अभी अभी शादी की है और दोनों ही कामकाज करने के लिए नौकरी पे जाते हैं। एक परिवार में बच्चा पैदा होता है। जिस परिवार में बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए, बच्चा पैदा होते ही उसका ध्यान रखने के लिए जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसको नौकरी से छुट्टी मांगनी होगी, उसको घर पर रहना होगा। तो जैसे ही वो घर पे रहेगा उसकी आमदनी में नुकसान होगा, उसकी आमदनी में तरक्की में वृद्धि में नुकसान होगा और बच्चे के पैदा होने से खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो उस व्यक्ति के मुकाबले पीछे रह जाएगी जिसके घर में बच्चा नहीं हुआ है। इसका प्रभाव क्या होगा कि व्यक्ति सोचने लगेगा कि उसके घर में बच्चा पैदा होना चाहिए, अभी पैदा होना चाहिए, बाद में पैदा होना चाहिए, ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, कम बच्चे होने चाहिए। तो जब भी बच्चा पैदा होता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रभावित करता है। उस वजह से दुनिया भर में जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होती है, तरक्की होती है, आपके पास में वैभव बढ़ता है, वैभव के आप आदी हो जाते हैं और वैभव के आदी होने पर ग्रोथ रेट्स आपको आकर्षित करती हैं। किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिएगा, वो ग्रोथ रेट्स में बात करता है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी कंपनी की सेल्स ग्रोथ रेट, हमारी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रेट, मेरे पगार की ग्रोथ रेट। हम ग्रोथ रेट के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उस ग्रोथ रेट को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो हर देश में देखा गया है जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होती है वैसे वैसे जन्म दर कम होती चली जाती है। तो इसमें नुकसान क्या है? इसमें दो तरह के नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो परिवार में पैदा होता है। उस बच्चे का एक पिता होता है, एक माता होती है। माता एक, पिता एक, दो, दोनों ही नश्वर हैं, एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई। अगर बच्चा एक है तो समाज से दो लोग गए और एक ही बच्चा छोड़ के गए, समाज में आबादी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। हर परिवार में कम से कम दो बच्चे पैदा होने चाहिए। जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो परिवार में संतुलन रहता है। अगर परिवार में एक ही बच्चा होता है और हर परिवार में ऐसा ही होगा तो शनै शनै उस समाज का ह्रास होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, जैसा जापान में हुआ है, यूरोप के देशों में हो रहा है, जो चीन में अब हो रहा है। तो उसका प्रभाव समाज पे क्या होगा कि समाज में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी, बच्चे की संख्या कम होती चली जाएगी। दुनिया में पिछले 50 सालों से आर्थिक प्रगति हो रही है और इस आर्थिक प्रगति का परिणाम क्या हुआ ध्यान से देखते हैं। यहाँ मैंने 1971 की दुनिया की बात की है, यहाँ मैंने 2021 के दुनिया की बात की है। पहले हम दुनिया की बात करते हैं, फिर हिंदुस्तान की बात करते हैं। मैंने दुनिया की आबादी को 5 वर्गों में बांट दिया है। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा हैं पर 20 साल से कम हैं जो स्कूल जाते हैं, वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं लेकिन अवस्था 65 वर्ष से कम है, इसका मतलब वो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो कामकाजी पॉपुलेशन है। वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, 60 नहीं 65 साल से ज़्यादा हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनकी उम्र 76 उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। और पांचवा वर्ग है जिसमें उम्र 100 साल से ज़्यादा है। मैं अगर 60 साल का उम्र लेता तो स्थिति और भी भयानक नज़र आती। मैंने 65 साल लिया है तो आपको थोड़ी संतुलित नज़र आ रही है, कैसे मैं बाद में बताऊंगा। और पांचवा वर्ग है जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। 1971 में दुनिया में 53 करोड़ बच्चे थे जिनकी अवस्था 5 वर्ष से कम थी। दुनिया में 126 करोड़ बच्चे थे जो कि स्कूल पढ़ने जाते थे। दुनिया में 177 करोड़ लोग थे जो काम करते थे या काम करने लायक थे। दुनिया में 20 करोड़ लोग थे जो रिटायर हो गए थे। और दुनिया में 1 लाख लोग भी नहीं थे जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। आज 50 साल के बाद 1971 से 2021 के बीच में क्या हुआ? 2021 में 5 साल से कम के बच्चों की संख्या हो गई 67 करोड़, 67 करोड़। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ के हो गई 196 करोड़।
कामकाजी लोगों की संख्या, काम करने में सक्षम लोगों की संख्या बढ़ के हो गई 450 करोड़, रिटायर्ड लोगों की संख्या हो गई 76 करोड़, और 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या हो गई 6 लाख। अब मज़ेदार बात, जो चुनौती है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। दुनिया की आबादी 1.5% से बढ़ी है। आप देख सकते हैं आखिर सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर, इस कॉलम में आप देखिए, दुनिया की आबादी पिछले 50 सालों में 1.49% से बढ़ी है। सबसे ज़्यादा किसकी आबादी बढ़ी है? जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, जो सर्वाधिक वृद्ध लोग हैं, उनकी संख्या 6.24% से बढ़ी है। जो रिटायर्ड हैं, उनकी संख्या 2.7% से बढ़ी है। मतलब आबादी बढ़ी है 1.5% से, पर रिटायर्ड लोगों की संख्या बढ़ी है 2.7% से। जो कामकाजी लोग हैं, उनकी संख्या महज 1.88% से बढ़ी है, पर छोटे बच्चों की संख्या केवल 0.46% बढ़ी है। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बच्चों की संख्या कम है। इस वक्त दुनिया में वृद्ध 76 करोड़ हैं, लेकिन बच्चे केवल 67 करोड़ हैं। पहली बार दुनिया में घटना घटेगी, प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति जो वृद्धावस्था में है, उसके घर में बच्चा नहीं है। प्रत्येक घर में नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके घर में नहीं है। बहुत से ऐसे वृद्ध हैं जिनके घर में कोई बच्चा नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी। 1981 में मेरे दादाजी का देहांत हुआ। जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, हमारे घर में दो ही लोग थे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, मेरे दादा और मेरी दादी। मेरे घर में 4 लोग थे जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा थी, लेकिन 60 साल से कम थी। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी चाची। हमारा संयुक्त परिवार था। मेरे चाचा चाची के 3 बच्चे, हम 3 भाई बहन। 6 के 6 बच्चों की उम्र 10 साल से कम। घर में 6 बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। तो आपने क्या देखा? बच्चे ज़्यादा थे, वृद्ध कम थे। अब दुनिया में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की हालत तो और भी भयावह है। हिंदुस्तान की आबादी 1.5% से नहीं, 2.25% से बढ़ी है, 1.82% से बढ़ी है। पर हिंदुस्तान में जो 100 लोगों से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी संख्या 9% से बढ़ी है। हिंदुस्तान के जो रिटायरीज़ हैं, उनकी संख्या 3% से बढ़ी है। हिंदुस्तान में जो कामकाजी लोग हैं, उनकी संख्या 2.3% से बढ़ी है। हिंदुस्तान में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या 1.23% से बढ़ी है। पर हिंदुस्तान में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी संख्या केवल 0.5% से बढ़ी है। धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी ये होने वाला है कि हमारे समाज में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। आप जानते हैं मैं आपको क्या संदेश दे रहा हूँ? ध्यान से सुनिएगा। जो भी मेरा युवा दोस्त है, जिसकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, मेरी बात को याद रखिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा। आपकी वृद्धावस्था में आप अकेले होंगे। लोनलीनेस विल बी योर बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ। आप जीवन का बड़ा हिस्सा अकेले रहने वाले हैं। आपकी मदद करने के लिए आपके परिवार में बच्चे तो होंगे, हो सकता है आपके घर में बच्चे होंगे, क्योंकि हनुमान हिंदुस्तान में अभी भी पारिवारिक ताना बाना टूटा नहीं है। अब भी हम बच्चों को पसंद करते हैं, पर बच्चों की संख्या तो कम हो रही है, आंकड़े आपको बता रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि आपके घर में बच्चे होंगे, पर वो आपसे दूर होंगे, आप अकेले होंगे। ऐसे में आपका ध्यान कौन रखेगा? मशीनें और रोबोट्स। पर मशीनें और रोबोट्स की कीमत अदा करने के लिए आपके पास समुचित धन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी होगी? क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा बन रहा है कि हम लंबी उम्र तक काम नहीं कर पाएंगे। हम काम क्यों नहीं कर पाएंगे? आइए उसका सामाजिक कारण मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में एक अजूबो गरीब बात हो रही है, और वो क्या हो रही है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं अपने ही परिवार से आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 1961 में जब मेरे पिता ने काम करना शुरू किया, वो घर में अकेले व्यक्ति थे जो कि नौकरी करते थे। उनके साथ में उनके बच्चे उन पर निर्भर थे, उनकी पत्नी उन पर निर्भर थी, और उनके माँ बाप उन पर निर्भर थे। कमाने वाला एक था, निर्भर 7 थे। हम लोगों का 7 लोगों का परिवार था। शनै शनै उनके, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब उनकी काम करने लगे थे, उनको शादीशुदा नहीं थे, वो 5 भाई बहन थे और 2 माता पिता थे। सारे भाई बहन उनसे छोटे थे, तो सारे भाई बहन उन पर निर्भर थे। मेरे दादा काम नहीं करते थे, तो वो भी उनके ऊपर निर्भर हो गए। दादा दादी और उनके 4 भाई बहन, 6 लोग उन पर निर्भर थे। 7 लोगों में परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला, 7 खाने वाले। शनै शनै उनके भाई बहन बड़े हो गए, शादी करके अपने अपने परिवार में चले गए। मेरे पिता की भी शादी हो गई, और हम 3 भाई बहन बड़े होने लगे। अब हमारे घर के अंदर कौन थे? समय गुजरा, मेरे दादा दादी का देहांत हो गया। अब हमारे घर में 5 लोग थे। मेरे पिता,
मेरे माता और हम 3 भाई बहन। मेरे पिता कमाने वाले, 4 हम खाने वाले। कमाने वाला 1, निर्भर, खाने वाले 5। समय गुजरा, मैं बड़ा हो गया, मैं काम करने लगा। अब घर में मैं कमाता हूँ, मेरे पिता कमाते हैं, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। संख्या रही 5, कमाने वाले 2, खाने वाले 5। समय गुजरा, मेरी शादी हो गई, हम 6 लोग हो गए, पर मेरी पत्नी कमाती थी। अब हम 6 लोगों में से 3 कमाने वाले थे, 6 खाने वाले थे। समय गुजरता चला गया, मेरे माता पिता का देहांत हो गया और हम 4 रह गए, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। मेरा बड़ा बच्चा बड़ा हो गया, आज वो आत्मनिर्भर है, बेंगलोर में काम करता है। अभी हमारे परिवार में 4 बच्चे, 4 लोग हैं, 3 कमाने वाले, 4 खाने वाले। शनि शनि मेरा छोटा बेटा भी बड़ा होगा, वो भी काम करने लगेगा। तो पहली बार इतिहास में, हमारे परिवार के इतिहास में पहली बार होगा कि 4 लोग हैं, चारों ही कमाने वाले हैं। आप क्या देख रहे हैं? कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, निर्भर लोगों की संख्या कम हो रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? समाज के लिए हर्ष का विषय है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है दोस्तों? वो दिक्कत ये है कि इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ना, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जो काम करता है व्यक्ति, उसकी कीमत है, उसका मुआवजा, उसके वेजेस, उसकी मजदूरी। जब आप काम करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। इस साल 4.25 करोड़ बच्चे इंटरमीडिएट से निकले हैं और कॉलेज में आए हैं। ये 4.25 करोड़ बच्चे नौकरी मांगने के लिए एक दिन समाज के अंदर आ जाएंगे। पूर्ति बढ़ रही है। होगा क्या? मैं जो बात कर रहा हूँ हवा में नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका ने यही अनुभव किया था। 1950 के बाद अमेरिका तरक्की करने लगा, तेज़ी से तरक्की करने लगा, वहाँ उत्पादकता बढ़ने लगी। जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ती चली गई, उत्पादन करने वाले मजदूर की मजदूरी भी बढ़ती चली गई। सन 1970 तक अमेरिका के अंदर वहाँ काम करने वाले मजदूर की आमदनी भी उतनी ही बढ़ती रही जितनी उत्पादकता बढ़ती रही। पर जब अमेरिका बहुत धनी राष्ट्र हो गया, बहुत विकसित हो गया, तो दुनिया भर से लोग वहाँ आने लगे। सभी लोग अमेरिका आने के लिए आकर्षित होने लगे। अमेरिका में यकायक लेबर की सप्लाई बढ़ने लगी। पिछले 50 सालों में 1970 से लेकर 2020 के बीच में अमेरिका की तरक्की होती रही, पर उत्पादन जितना तेज़ी से बढ़ा, उस तेज़ी से मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, क्योंकि उसकी आपूर्ति बढ़ रही थी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके सामने चुनौती क्या आने वाली है? आपके सामने चुनौती यह आने वाली है कि आपकी आमदनी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। दूसरी चुनौती क्या आने वाली है? आपकी उम्र दीर्घायु है, आप में से 25% लोग शतायु प्राप्त करेंगे, तो आपकी रिटायरमेंट एज बहुत लंबी होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी का दबाव बहुत ज़्यादा होगा, एआई का दबाव बहुत ज़्यादा होगा। मेरे पिता ने 37 साल काम किया, मैंने 30 साल काम किया, मेरे बच्चे 25 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। 25 साल में इतना पैसा जोड़ना है कि वो शेष जीवन उस पैसे के सहारे अपना आसानी से जीवन जी सकें। तो चुनौती क्या है? आइए इस चुनौती के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने जिक्र किया चुनौतियों क्या ये बहुत गंभीर चुनौती है? बिल्कुल है। क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। लेकिन पेचीदा है, जटिल है? बिल्कुल नहीं। बहुत सरल सा उपाय है। वो उपाय क्या है? 35 साल तक रिटायरमेंट प्लानिंग शुरुआत करने के इंतज़ार नहीं करना है। पहले पेचेक से ही निवेश करना शुरू करना है। युवा के पास सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके पास समय होता है। उसके पास 25-30 साल का समय होता है। हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12% के आसपास है। 12% की वृद्धि दर आसानी से निवेश के जरिए पाई जा सकती है। आपके पास 30-35 वर्ष का समय है। हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट है। उम्र के पहले पेचेक से ही अगर आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आप इतनी अकूत धनराशि का निर्माण कर सकते हैं कि हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि शुरुआत जल्दी करें, तुरंत करें। कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जो जानते सभी हैं पर समझते बहुत कम लोग हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ये पैसा जो आपके पास में होता है ना, पूरी उम्र आपके साथ में चलता है। आप जानते हैं ऐसा क्या खास बात है? हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में अभी भी परिवार है। हिंदुस्तान में अभी भी बच्चों से मोहब्बत है। हिंदुस्तान में अभी भी बच्चों की संख्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान में हैं।
लेकिन इस पे भी एक चुनौती है दोस्तों, और वो चुनौती क्या है? दुनिया में बच्चे नहीं हैं, और खासकर उन राष्ट्रों में नहीं है जो राष्ट्र धनी है, तो उनको भी तो काम करने वाले लोग चाहिए। वो हमारे बच्चों को ले जाएंगे। अपने आसपास के समाज को देखिए, अपने शहर को देखिए, अपने मोहल्लों को देखिए। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो बच्चा जितना होशियार है वो उतना आपसे दूर जाता है। दो तरह के बच्चे हमारे पास में होते हैं, एक लायक, एक कम लायक। जितना बच्चा आपका लायक होगा उतना आपसे दूर चला जाएगा, और जो कम लायक बच्चा है उसके लिए भी आपको प्रावधान करना होगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप में से प्रत्येक माता पिता भी बनेंगे, फिर आपकी उम्र भी बढ़ेगी, बच्चे भी बड़े होंगे। बच्चे लायक हुए तो बहुत बेहतर, कम लायक हुए तो आप ही का उनको ध्यान रखना होगा। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है, आपके मन में धृतराष्ट्र का प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र वो व्यक्ति था जो अपने बच्चे के मोह में था। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बच्चे के प्रति आपका मोह बढ़ता है। सिंहासन धृतराष्ट्र का था, इस्तेमाल दुर्योधन करता था। भले ही आपने पूंजी जोड़ ली हो, रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर पूंजी नहीं रखी है तो वो बच्चे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उम्र भर आपके साथ चले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर आपने पैसा रखा है तो वो उम्र भर आपके साथ में चलेगी। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। एक कड़ी में ये बातचीत खत्म नहीं होगी। मैं अगली कड़ी में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बात करूंगा कि ये काम हमें करना कैसे है, पर ये काम आप ही को करना होगा। सरकारें चिंतित तो हैं, पर ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। और इस वक्त अगर आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग है। जिसने ये काम नहीं किया वो मुश्किल में पड़ जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, कितनी ही अप्रिय हो, लोनलीनेस, अकेलापन आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। और आपके पास अगर समुचित धन की व्यवस्था नहीं हुई तो अकेलापन और भी दुष्कर हो जाएगा। हिंदुस्तान आपको अवसर दे रहा है कि इस चुनौती का आप आसानी से सामना कर सकते हैं। आपके साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आसानी से इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। आज ही अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे अंदर प्रेरणा का संचार होता है, शक्ति का संचार होता है, और ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और अपने पर्सपेक्टिव, अपने इनपुट्स, अपने विचार भी मेरे साथ साझा करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।